गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है 12 जुलाई 2021 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और हमेशा की तरह इस पूरे न्यूज़पेपर में से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स में आपके लिए लेके आया हूं। तो देखिए आज हम कौन कौन से टॉपिक्स करने वाले हैं। कल जो इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे था और यूपी की सरकार ने एक नई पॉपुलेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट बिल जो है वो रिलीज़ किया है, जिसमें सजेशंस लोगों से मांगी गई है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या इस ड्राफ्ट पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर में है, कुछ लोग इसको क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कुछ लोग इसको क्यों प्रेज कर रहे हैं, इसकी तारीफ कर रहे हैं। तो जीएस पेपर 1 में जो पॉपुलेशन एंड रिलेटेड ये टॉपिक्स आपके जो है मेंस में दिया हुआ है, तो हम इसको यहाँ से कवर करेंगे। अगला है चाइनीज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बर्थडे सेलिब्रेशन। किसका बर्थडे सेलिब्रेशन के अगेंस्ट में चाइना प्रोटेस्ट कर रहा है? इतना बड़ा कंट्री है ना, दलाई लामा भैया का इनका इनका बर्थडे था, तो जिसके अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको हम लोग देखेंगे जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशनशिप से। अगला है ट्राइलेटर रिलेशन विद रोम एंड जापान। जीएस पेपर में सॉरी जीएस पेपर 2 है यहाँ पे। जीएस पेपर 2 में आईआर से इसको हम लोग कवर करेंगे, कैसे इंडिया, इटली और जापान के बीच में ट्राइलेटर रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, कैसे इनके बीच में जो है फ्यूचर में रिलेशनशिप होने वाला है, क्यों इनके रिलेशनशिप में चेंज आ रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। ये आपके एडिटोरियल पोर्शन है, थोड़ा इसको हम लोग एनालिसिस अच्छे से करेंगे। सिचुएशन इन अफगानिस्तान एंड इन इंडिया, देखिए ये भी थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पे चल रहा है। इंडिया के भैया जो आजकल सितारे हैं ना अफगानिस्तान में, वो थोड़े खराब चल रहे हैं और पाकिस्तान के अच्छे चल रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे तालिबान वहाँ पे सिचुएशन चेंज कर रहा है और इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इमीडिएटली, है ना। ये न्यूज़ मैं पिछले कई दिनों से कवर कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा ब्रीफ में नहीं ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, ब्रीफ में करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लगता है कि अगर आप इन वीडियोज़ को रेगुलरली देखते हो तो ये टॉपिक आपको अच्छे से पहले कवर हो चुका है ना। यूथ, कोविड और डेमोग्राफिक डिविडेंड, जीएस पेपर 1 में इसको हम लोग कवर करेंगे। आप का ये देखिए, इसको हम लोग सोसाइटी से भी कवर कर सकते हैं और अगर आप देखो तो जीएस पेपर 3 में भी हम इसको कवर कर सकते हैं ना। तो यूपीएससी में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। जहाँ यूपीएससी को लगता है कि वो फिट बैठ रहा है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच इसलिए बोलते हैं कि आपको अप्लाई करना चाहिए, एक टॉपिक को अलग अलग एंगल से पढ़ना चाहिए। सेम टॉपिक आपका जीएस 1 में भी पूछा जा सकता है, 2 में भी पूछा जा सकता है, 3 में भी पूछा जा सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, बट रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपको कोई टॉपिक अगर करना है तो उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करो, है ना, उसकी सारी के सारे डायमेंशंस को कवर करो। चलिए जी, न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी कीप्स ऑल सेक्शंस इन माइंड, ये जो है आदित्यनाथ जी ने बोला है, जो यूपी के सीएम हैं। देखिए इंडिया में कुछ टाइम से ना पॉपुलेशन कंट्रोल को लेके थोड़ा सा कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स एक्साइट हो रही हैं, है ना। या फिर आप इस तरह से बोल सकते हो कि पिछले कुछ टाइम से इंडिया में कुछ स्टेट्स में ऐसी पॉलिसीज ली जा रही हैं जिसका मेन फोकस रहा है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। ऐसी ही पॉलिसी मध्य प्रदेश के अंदर भी ली गई हैं, ऐसी ही पॉलिसीज आसाम के अंदर भी ली गई हैं और ऐसी ही पुलिस जो है पॉलिसी अभी यूपी के अंदर भी ली गई है। आपको ये पता है कि आसाम के अंदर पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर क्या कहा गया है कि जिसके दो या दो से मतलब दो से ज़्यादा, तीन या उससे ज़्यादा, मतलब दो या उससे ज़्यादा बच्चे होंगे, उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, उसको गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन नहीं मिलेगा। और कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स जो चलाई जाती है वेलफेयर के लिए, वहां पे भी उनको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ये आसाम में हुआ था। आसाम में इसको लेके काफ़ी ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि लोगों का मानना था कि ये जो है मुस्लिम पॉपुलेशन को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है ना। तो उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। इसी तरह की कुछ पॉलिसी अभी यूपी के अंदर में अनाउंस की गई है। ये सिर्फ अभी एक ड्राफ्ट बिल है, आपको ये समझना पड़ेगा, इट इज़ जस्ट अ ड्राफ्ट बिल। अभी कोई इसका ये वहाँ के अभी पेश नहीं किया गया है इसको विधानसभा के अंदर, कोई लॉ नहीं है। इट इज़ जस्ट अ ड्राफ्ट और लोगों से सजेशंस मांगी जा रही है। ड्राफ्ट क्या होता है? जस्ट एक प्रपोजल होता है किसी भी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले। कल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया गया था जुलाई 11 को, ठीक है। यूपी में पॉपुलेशन पॉलिसी की जो ड्यूरेशन है वो है 2021 से लेके 30, मतलब अगले 10 साल के लिए। अब ये आदित्यनाथ जी और इनके जो ऑफिसर्स हैं उनका कहना है कि हम लोगों ने इसको इसीलिए इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि स्टेट के पास ना रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड हैं। अगर आप यूपी को देखो तो उसमें रिसोर्स लिमिटेड हैं, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसी की वजह से वहाँ के बर्डन हो गया है रिसोर्सेज के ऊपर। और जो गवर्नमेंट सर्विसेज है ना, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से वो उन लोगों तक नहीं पहुँच पाती जहाँ तक वो एक्चुअली पहुँचनी चाहिए। तो लोगों को सर्विस नहीं मिल पाती है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और वेलफेयर जो मेजर्स हैं जो सरकार लेती है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं क्योंकि पॉपुलेशन ये बहुत ज़्यादा है। आदित्यनाथ जी ने साफ साफ बोला है कि आज के टाइम में यूपी में सारी प्रॉब्लम्स का जड़ है हाई पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन को आप कंट्रोल करोगे तो सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। ये आदित्यनाथ जी का कहना, ये ट्रू है या नहीं है ये अलग बात है, ठीक है। एजुकेशन की जो फैसिलिटी होती है वो नहीं पहुंच पाती है ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से। हेल्थ बेनिफिट्स नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल्स में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में इतना ज़्यादा बर्डन है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो इन सारी की सारी समस्याओं को दूर करने के लिए जो जड़ है ना
पहले उस जड़ पे टारगेट कीजिए। अगर वो जड़ से आपने उसको ठीक कर दिया ना, उसकी फाउंडेशन ठीक कर दिया, तो सारे के सारे प्रॉब्लम्स ना अपने आप सोल्व होना शुरू हो जाएगा। ऐसा यूपी की सरकार का आज के टाइम में मानना है। उन्होंने कुछ टारगेट्स भी रखे हैं। देखिए, टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है यूपी में, इंडिया में, मतलब किसी भी कंट्री में टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी होनी चाहिए? 2.1 होनी चाहिए। अब टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई जो वुमेन होती है ना, वो अपनी जो प्रोडक्टिव एज में होती है, तो उस प्रोडक्टिव एज में वो कितने बच्चे पैदा कर रही है, दैट इज द मीनिंग ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी ऑफ हुम? फर्टिलिटी ऑफ वुमन, है ना। अगर वो 59 ईयर्स तक मतलब 45-46 ईयर तक अगर वो सर्वाइव करती है तो कितने बच्चे पैदा करते हैं? ये आइडियली 2.1 होना चाहिए। एक औरत को 2.1 बच्चे पैदा करने चाहिए, मतलब एक मेल और फीमेल, एक औरत को एक लड़का और एक लड़की अगर वो पैदा करे तो ये उसकी पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है और ये आइडियल होता है। अब आप बोलोगे सर ये 0.1 कहाँ से आया? अब एक औरत जो है 0.1 बच्चे पैसे कैसे पैदा करेगी? देखिए, कुछ बच्चे जो, हर बच्चा तो सर्वाइव नहीं कर पाता ना जन्म लेते ही, है ना। कुछ बच्चे तो उनकी डेथ भी हो जाती है, तो इसमें वो भी कंसिडर किया गया है। एक आइडियल टोटल फर्टिलिटी रेट होनी चाहिए 2.1 टू स्टेबलाइज अ पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। ये टारगेट है। यूपी में आजकल भैया ये 2.7 है। 2016 के अंदर यूपी में जो है ये 3+ हुआ करता था, 3.2 3.3। इतने ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे फर्टिलिटी रेट है। तो इन्होंने टारगेट रखा है, इन्होंने टारगेट ये रखा है कि 2026 तक जो है इसको हम लोग 2.1 तक लेके आएंगे और 2030 तक इसको 1.7 तक लेके आएंगे। यानी कि हम यूपी की पॉपुलेशन को अभी उसकी ग्रोथ रेट को जो है कम करने वाले हैं, ठीक है। और जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस है, मतलब जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, है ना, अभी वो ओनली 31.7% है। इसको हम लोग 45% लेके आएंगे 2026 तक और 52% लेके आएंगे 2030 तक। मतलब देखिए, सीधी सी बात है, अगर लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करने लगेंगे, मतलब बच्चों में कंट्रोल करना शुरू करेंगे, बच्चों में गैप आएगा, है ना। एक साल से एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में कम से कम 3-3.5 साल का गैप होना चाहिए। अगर वो आदमी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करेगा तो वो गैप भी होगा, है ना। और जो माएँ होती हैं, जो मदर होती है, वो भी हेल्दी रहेंगी। वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे हैं, है ना। और उसके अलावा जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, अब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि जो वीमेन जब वो बच्चा पैदा करती है, उसकी डिलीवरी होती है, अगर वो 42 डेज के अंदर में अगर वो डिलीवरी या उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से उसकी डेथ हो जाती है, दैट इज कॉल्ड मोर्टेलिटी रेट। और इसको 1 लाख पे ऊपर देखा जाता है, 1 लाख बर्थ के ऊपर कितनी वीमेन जो है उनकी डेथ हो रही है, ठीक है। अभी यूपी में ये 197 है। समझ रहे हो कितना ज्यादा है यार? ये बहुत ज्यादा है। मतलब 1 लाख औरतें अगर बच्चा पैदा करती हैं तो यूपी में 197 औरतों की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी। बहुत ज्यादा है। इसको 150 करके लेके जाना है 2026 तक और 98 करना है इसको 2030 तक। एक होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब 1,000 बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें से कितने बच्चों की डेथ हो जाती है जब वो 1 साल की एज तक पहुंचते हैं। इसे कहा जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में एक और होता है जिसे कहा जाता है नियोनेटल, ठीक है। वो आप देख लीजिएगा। नियोनेटल मतलब जो बच्चा 1 महीने का होता है, मतलब 26 दिन का होता है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसे नियोनेटल कहा जाता है, ठीक है। तो 1 साल, तो ये अभी यूपी में कितना है? 43 है, जो काफी ज्यादा है। इसको 32 लेके जाना है और 22 लेके जाना है। मतलब कहने का मतलब ये है, चाहे वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, ठीक है, चाहे वो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हो। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट होता है कि 5 साल का बच्चा जो है अगर उसकी डेथ हो जाती है 5 साल से पहले। इन्फेंट का मतलब होता है 1 ईयर, ठीक है। ये थोड़ा समझ गए आप? तो इनको कम करना है यूपी में, तो क्योंकि इनको कम करेंगे तो यूपी की ओवरऑल पॉपुलेशन कम हो जाएगी, जो एजुकेशन वेलफेयर वो सारे का सारा जो बर्डन है यूपी सरकार के ऊपर वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। ये कहना है यूपी सरकार का। अब इसके अंदर क्या क्या प्रोविजन है देखिए, कई सारे प्रोविजंस हैं। पहला प्रोविजन ये कहता है कि जिसके अगर 2+ बच्चे हैं तो वो लोकल इलेक्शंस में नहीं लड़ पाएगा। जैसे जो म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन होते हैं, ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं, उसको इलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। उनको गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलेगी भैया, सीधी सी बात है। पोलिगमी मतलब अगर किसी आदमी ने के जो है एक से ज़्यादा शादियां हुई हैं, 2 या 3 या 4 उसकी बीवियां हैं, अगर उनको कुल मिला के भी अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो भैया वो भी नहीं आप कंसिडर करोगे, उनको भी सर्विस नहीं मिलेगी, ठीक है। ये कहना है। और अगर किसी लेडी के अगर 2 हस्बैंड हैं, 3 हस्बैंड हैं, उसके भी अगर 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उसको भी ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको एफिडेविट साइन करना पड़ेगा जॉब ज्वाइन करने से पहले कि वो 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे, है ना। हो सकता है ना कि कुंवारे लोग होते हैं उनकी जॉब लग जाती है,
गवर्नमेंट जॉब, बाद में उनकी शादियां होती हैं तो वो भी एफिडेविट जो है साइन करेंगे। एफिडेविट साइन करने के बाद अगर उनके 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा। इस तरह के कुछ प्रोविजन इसके अंदर हैं। स्टीरिलाइजेशन बेनिफिट्स, मतलब जो लोग स्टीरिलाइज करवा देते हैं, जैसे कोई हस्बैंड है या वाइफ है वो अपने आप को स्टीरिलाइज करा देती है, मतलब उसके बाद वो बच्चे पैदा नहीं कर पाते, ऑपरेशन होता है, ये मेडिकल प्रोसीजर होता है, ऐसे लोगों को जॉब्स में प्रमोशन जल्दी दिया जाएगा, उनको इंक्रीमेंट्स दिया जाएगा। जैसे किसी को 50,000 रुपये दे दिया स्टेरिलाइजेशन कराने के लिए, 80,000 रुपये दे दिया, इस तरह से कराया जाता, इसको किया जाएगा। ठीक है, हाउसिंग बेनिफिट्स उनको मिलेंगे, घर वगैरह का जो अभी जो स्कीम वगैरह चल रही हैं यूपी में, उसके अंदर उनको बेनिफिट मिलेगा अगर वो वॉलंटरली स्टेरिलाइजेशन करवा लेते हैं। डिसेबिलिटी वाले केस में, जैसे कोई बच्चा अगर डिसेबल हो जाता है ना, जैसे मान लो कोई बच्चा पहला या दूसरा बच्चा डिसेबल हो गया, उस केस में आप तीसरा बच्चा पैदा कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ट्विन पैदा हो जाते हैं, पहला बच्चा पैदा हुआ, दूसरा बच्चा ट्विन पैदा हो गया, उस केस में भी ये स्कीम जो है, मतलब ये सब रूल लागू नहीं होंगे। अडॉप्शन भी आप कर सकते हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी एक बच्चे की डेथ हो जाती है तब भी आप जो है अगला बच्चा पैदा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर फेल्ड स्टेरिलाइजेशन, मतलब आपने ऑपरेशन करवा लिया लेकिन वो फेल हो गया, ऑपरेशन करवाने के बावजूद भी अगर आपको बच्चा हो जाता है तो उस केस में भी आपको छूट मिल जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जहाँ पे आपको छूट मिलती है। और जैसे पैटर्निटी और मैटरनिटी बेनिफिट होते हैं तो 1 साल तक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो है छुट्टी भी दी जा सकती है, पेड लीव भी दी जा सकती है। तो इसमें कई अच्छे प्रोविजंस हैं। ठीक है, और कुछ प्रोविजंस को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कुछ सेक्शंस के द्वारा। उनका ये कहना है कि इसमें जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, जैसे मुस्लिम्स को इसमें टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम्स में जो फर्टिलिटी रेट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, उनका ऐसा मानना है। लेकिन जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स ये ऐसा नहीं बताते हैं। फैक्ट्स ऐसा बताते हैं कि यूपी में चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, सभी में फर्टिलिटी रेट लगभग ज़्यादा है। हाँ, लोअर कास्ट में, लोअर कास्ट और मुस्लिम पॉपुलेशन में हल्की सी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन इसका रिलीजन से, कोर कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना होता है पॉवर्टी से। ठीक है, अगर चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, अगर वो गरीब है तो उसमें फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होता ही होता है। ठीक है, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड ये ट्रेंड है, तो कोई स्पेशली रिलीजन पर कोई फोकस यहाँ पे नहीं करके देखा जा रहा है। तो ये फैक्ट्स ऐसा शो नहीं करते हैं। हालांकि कुछ क्रिटिक्स का ऐसा मानना है, वो सारी की सारी चीज़ें आप जो है अपने हिसाब से उसको समझ लीजिए। पॉवर्टी फीड पॉपुलेशन, भैया ये आप याद रख लेना, कभी अगर ऐसे वगैरह में लिखना हो ना तो इसको लिख सकते हो, पॉवर्टी फीड्स पॉपुलेशन, मतलब पॉवर्टी से पॉपुलेशन बढ़ती है, गरीबी से बढ़ती है, रादर देन रिलीजन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाँ, तो चाइनीज लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसके अगेंस्ट में, कि भैया दलाई लामा जी का बर्थडे था अभी। देखिए, दलाई लामा जी इंडिया में जो है 1959 में आए थे, जब तिब्बत के ऊपर, जैसे आप थोड़ा दिखा देता हूँ, जैसे ये तिब्बत है, ठीक है, पहले इट वाज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस रीजन था, बाद में चाइना ने इसके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल कर लिया। तो 1950s के दौरान जब चाइना इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, तो तिब्बत के अंदर जो है वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही थी। वहाँ के जो रिलीजियस लीडर होते हैं वो होते हैं दलाई लामा। ठीक है, दलाई लामा। तो दलाई लामा के लीडरशिप में इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही थी अगेंस्ट चाइना, और अमेरिका भी जो है हेल्प कर रहा था इनकी, यहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, समझ रहे हो। तो जब इतना ज़्यादा क्रैकडाउन यहाँ पे चाइना ने किया, तो यहाँ से दलाई लामा, इनके रिलीजियस लीडर और बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग जो है, तिब्बतन बुद्धिस्ट, वो भाग के कहाँ पे आ गए, इंडिया में आ गए। कुछ लोग जो है वो लद्दाख के रास्ते से आ गए, और कुछ लोग जो है वो सिक्किम के रास्ते से आ गए। ठीक है, और कुछ लोग जो है वो अरुणाचल के रास्ते से आ गए। अरुणाचल में यहाँ पे एक जगह है जिसे कहा जाता है तवांग, TAWANG, तवांग। बहुत फेमस बुद्धिस्ट एक सेंटर है ये, बहुत फेमस। ठीक है, और यहाँ पे आए थे दलाई लामा 1959 में, जब चाइना ने ज़्यादा वहाँ पे वो कर लिया था। तो इन्होंने क्या किया, इंडिया के अंदर ये आए और बहुत सारे इनके फॉलोअर्स भी आए, और इन्होंने इंडिया में एक मतलब प्रोविजनल तिब्बतन गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दी। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को उस टाइम पे लेटर लिखा था, जवाहरलाल नेहरू जी इनका स्वागत किया, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इनको वहाँ पे रिसीव करने गए और इनका बहुत बढ़िया से स्वागत किया गया। ये उस टाइम की सिचुएशन है। उसके बाद आपको पता है फिर 1962 में जो है वॉर हुआ था इंडिया चाइना के बीच में। उसमें कई एक रीज़न ये भी माना जाता है कि दलाई लामा को शरण देने के चक्कर में चाइना बहुत ज़्यादा नाराज़ था, और उसने फिर यहाँ पे लद्दाख वाले रीजन में जो है वो इंट्रूड किया था, है ना, यहाँ पे सड़क वगैरह बना ली थी। तो ये अक्साई चीन जो आपको पता ही है, तो अभी चाइना ही इसको कंट्रोल करता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें थी। तो ये दलाई लामा वाला इशू ना बहुत ही, जब दलाई लामा इंडिया में आए थे 1959 में तो काफ़ी यंग थे। ठीक है, अभी देखो 2021 चल रहा है।
तो दलाई लामा को इंडिया में जो रिफ्यूज दिया है इंडिया ने, इसको लेकर चाइना हमेशा से ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और बाद में क्या हुआ, जब तिब्बत को चाइना देखे, अभी तो हम लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि तिब्बत चाइना का पार्ट है ना, अभी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ऑफिशियली। और सिक्किम को मान लिया है चाइना ने कि सिक्किम इंडिया का पार्ट है, तो भैया ये तो ट्रेड ऑफ है ना। उन्होंने सिक्किम को माना, हम लोगों ने तिब्बत को मान लिया, तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो इंडिया में जो पॉलिटिकल क्लास है ना, वो दलाई लामा के साथ कभी डायरेक्ट एंगेज नहीं होती है। देखिए दलाई लामा है 1959 में आए थे, कभी डायरेक्ट एंगेजमेंट नहीं होता उनका। लेकिन इस बार मोदी जी ने थोड़ा सा कुछ अलग हटके किया। इन्होंने, मोदी जी ने जो है इनको दलाई लामा को फ़ोन किया और इस इन्फॉर्मेशन को जो है वो सरेआम बताया कि उन्होंने उनको फ़ोन करके सेलिब्रेट, मतलब उनको फ़ोन किया है। तो ये एक तरह से इंडिया के स्टैंड में थोड़ा सा चेंज हुआ है फॉर दलाई लामा। क्योंकि देखो यार, हम लोगों ने चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गलवान वैली में आपको पता ही है, डोकलाम में आपको पता ही है ना, चाइना हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस बार ने इंडिया ने भी थोड़ा सा, है ना, एक थोड़ा सा मैं बोलूँगा असर्टिव यहाँ पे स्टेप लिया है ना। और दलाई लामा का कार्ड यहाँ पे खेलने की कोशिश की गई है। तो यहीं पे लद्दाख वगैरह में जो लोग सेलिब्रेट करते हैं दलाई लामा जी का बर्थडे, यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए यहाँ पे इंडस रिवर है, इस तरह से फ्लो करती है, और इंडस रिवर जो है वो इंडिया और एलएसी के बीच में बाउंड्री भी बनाती है थोड़ी सी जगह में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे दलाई लामा का यहाँ पे बर्थडे, तो कुछ चाइनीज़ मिलिट्री के लोग और कुछ चाइनीज़ लोग जो है वो यहाँ पे आके खड़े हो गए बॉर्डर के उस पार, और झंडे दिखाने लगे। और उन झंडे के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, बाइकोट दलाई लामा, ऐसा ऐसा करके कुछ है। नहीं, तो वो सारी की सारी दिक्कत है यहाँ पे। तो चाइनीज़ लोगों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है कि इंडिया में दलाई लामा का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, और इंडियन गवर्नमेंट भी उनके साथ कहीं ना कहीं एंगेज है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इशू यहाँ पे था। तो इंडिया चाइना रिलेशनशिप में दलाई लामा भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। चलिए, अगली जो न्यूज़ है वो आती है ट्राइलेटरल रिलेशनशिप से। किसके किसके बीच में? देखो, एक होता है बाइलेटरल, जो दो कंट्री के बीच में होता है। बाई का मतलब होता है दो, है ना। बाइलिंगुअल, जो आदमी दो भाषा जानता है। तो बाई एक सिंगल इंग्लिश का जो एक जो है प्रीफिक्स होता है, जिसके सामने बाई लग जाता है, मतलब उसका मतलब होता है टू। और ट्राई का मतलब होता है थ्री, है ना। तो ये ट्राइलेटरल रिलेशनशिप की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। किस किस के बीच में? जापान, इंडिया और इटली। देखिए, जापान इंडिया का तो आपको पहले से ही पता है कि ये तो बहुत खासम खास दोस्त हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारे बीच में, तो है ना। हम लोग तो क्वाड का मेंबर भी हैं। क्वाड में और कौन कौन सी कंट्री हैं ये आप मुझे बताओगे? देखो, क्वाड में बता देता हूँ, चार कंट्री हैं, है ना। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चार। क्वाड मतलब चार, ट्राई मतलब तीन, बाई मतलब दो, यूनी मतलब वन, ठीक है। तो इंग्लिश की थोड़ी सी टर्म है ये। इंडिया और जापान उस क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है। आप मुझे बाकी बची हुई दो कंट्री का नाम बताओगे, वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में। तो बात ये है कि देखो, इंडो पैसिफिक रीजन आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये होता है, ये है आपका इधर, ये है आपका पैसिफिक ओशियन, और ये है इंडियन ओशियन, और इन दोनों को कहा जाता है इंडो पैसिफिक रीजन, है ना। कई बार आपको न्यूज़पेपर वगैरह में सुनने को देखने को मिलेगा ये इंडो पैसिफिक रीजन। और एक आप इस चीज़ यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये क्या है, ये है अमेरिका, है ना। और यहाँ पे आ जाता है आपका ये सॉरी, आपका आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, ये आ जाता है आपका साउथ अमेरिका, और ये आ जाता है मिडल ईस्ट कंट्रीज। मिडल ईस्ट कंट्रीज से जो ऑयल है ना, वो जैसे यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट है, मलक्का स्ट्रेट से होते हुए वो कहाँ जाता है? साउथ अमेरिकन कंट्रीज में जाता है। यहाँ से वो होता हुआ ऑस्ट्रेलिया में जाता है, यहीं से होता हुआ वो जापान में जाता है, और यहीं से होता हुआ वो अमेरिका में जाता है। तो ये जो ट्रेड है ना भैया, ये जो इंडो पैसिफिक के थ्रू जो ट्रेड होती है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए। और यहाँ पे सिक्योर करना इस ट्रेड को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इस जगह पे पीस बनी रहे। देखिए, पीस बनी रहेगी तो ट्रेड भी पीसफुली होगा। लेकिन यहाँ पे कौन है? ये है बदमाश। इस बदमाश का नाम है चाइना। चाइना यहाँ पे बदमाशी करता है। क्या बदमाशी करता है? वो कहता है कि पूरा साउथ चाइना सी ये मेरा है। पूरे साउथ चाइना सी को क्लेम करता है ना। ये पूरा साउथ चाइना सी, यहाँ पे ये वाला 9 डैश लाइन, और यहाँ पे ये तो खैर ये मानते ही हैं कि मेरा ही है। इसको पूरा अपना मानते हैं, और यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, चाहे वहाँ पे कोई भी कंट्री हो। सभी कंट्री के साथ जो है चाइना पंगा लेता है। तो क्योंकि चाइना इसको खुद क्लेम करता है, इसलिए इंडो पैसिफिक रीजन में जो ट्रेड है भैया, इसको थोड़ा सा खतरा हो गया है। इसलिए चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो इंडिया हो, ठीक है, ये लोग सिक्योर करना चाहते हैं इस ट्रेड को। और इसी चक्कर में इन्होंने क्वाड बनाया है ना। क्वाड भी तो इसी चक्कर में बनाया ना। तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं। अमेरिका क्या करता है, कभी कभी अमेरिका अपने जो शिप्स होती है, इनकी जो ब्रिगेड होती है ना, फ्लीट जो इनकी होती है, कभी कभी वो यहाँ पे इसको घुमा के लेके जाता है।
चाइना को ये दिखाने के लिए कि मैं फ्री नेविगेशन में बिलीव करता हूँ, क्योंकि जो इंटरनेशनल जो ट्रीटी है ना, सी ऑफ लॉ है जिसे इनक्लोज बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंग यह एरिया जो है फ्री होना चाहिए नेविगेशन से, किसी को रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो इटली जो है ना, इटली आप यहाँ पे देख सकते हो, इटली ज़्यादातर इंटरनेशनल मामलों में पंगा लेता नहीं है, ठीक है, ये इटली है। और इटली के और चाइना के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, जिसे पहले वन बेल्ट वर्ल्ड रोड कहा जाता था, अभी इसको BRI कहा जाता है। अभी इसमें देखोगे, ये देखो, ये जो रोड आ रही है, देखो कहाँ कहाँ से आ रही है, यूरुम्पी, अलमाटी, है ना, देखो ये अलमाटी होते हुए, बिश्केक होते हुए तेहरान जाएगी, फिर ये एथेंस में जाएगी, समझ रहे हो आप। और यहाँ पे देख सकते हो ये एथेंस में जाते हो, इस्तांबुल में जाएगी, एथेंस में जाएगी, और फिर कहाँ पहुँचेगी, वेनिस। वेनिस इटली है, इटली में है ना, और फिर रोटरडैम जाएगी और मॉस्को जाएगी। तो ये बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है ना, इटली इसका पार्ट है। और चाइना ने इटली में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप हैं चाइना और इटली के पहले से ही, बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। जब 1980s में चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा गरीबी थी और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ करता था, तो इटली ने बहुत सारे डॉक्टर्स और मेडिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो चाइना में भेजे थे। इवन अभी कोविड-19 वाले टाइम पे भी जब इटली में इतनी हालत ख़राब हो गई थी, तो चाइना ने अपने डॉक्टर्स और मेडिकल मतलब मास्क वगैरह और बहुत सारी चीज़ें वो इटली में हेल्प करने के लिए भेजी थी। ये ट्रेडिशनली काफ़ी अच्छे जो है फ्रेंड हैं। इवन आपको ये भी बता दूं कि जो 5G टेक्नोलॉजी है, आपको पता है कि 5G टेक्नोलॉजी में एक कंपनी होती है, चाइनीज़ कंपनी हुआई, है ना। हुआई ने अपना दुनिया में सबसे पहला बेस आउट ऑफ चाइना वो भी इटली के अंदर बनाया था। हालांकि अमेरिका ने काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट की थी, उसके बावजूद भी इटली ने चाइना को अलाउ किया। यही नहीं, इटली ने चाइना की फेवर में काफ़ी यूरोपियन कंट्री से बातचीत भी की उसको लेके। लेकिन वो चलिए ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इटली अभी तक इंटरनेशनली थोड़ा सा ज़्यादा पंगे लेता नहीं है, लेकिन अभी जो है इटली ने जो है इंडो पैसिफिक लोग को लेके अपनी थोड़ी सी पॉलिसी में चेंज किया है। थोड़ा सा चेंज किया है, ज़्यादा चेंज नहीं किया। देखिए कैसे चेंज किया है। अभी हम लोगों ने इंडो पैसिफिक रीजन को लेके, इंडिया एक की पार्टनर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब देखिए आप इंडो पैसिफिक को यहाँ पे देखो तो चाहे इंडिया जो है सेंटर में है, तो आप सेंटर इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर आप इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हो तो भैया चाहे इंडिया यहाँ पे एक बहुत मेजर प्लेयर है। और ये सारी कंट्रीज को पता है कि इंडिया के बिना काम चलने वाला है नहीं इस एरिया में पर्टिकुलरली। और चाइना पिछले काफ़ी टाइम से जो है अग्रेसिव पॉलिसी अपना रहा है, ये भी पता है आपको, है ना। कई सारी कंट्री के साथ उसके क्लैश हो चुके हैं, इंडिया के साथ क्लैश हो चुका है, बहुत सारी कंट्री के साथ क्लैश होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिक्कत है। जो इंटरनेशनली पहले से जो अरेंजमेंट चले आ रहे हैं ट्रेडिशनली पिछले पिछले मतलब वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, अभी वो काफ़ी नहीं है। कुछ नए अरेंजमेंट करने की ज़रूरत है, कुछ नए अरेंजमेंट करने की जरूरत है। देखिए पिछले कुछ टाइम से पहले इंडिया क्या करता था, इंडिया भी की फॉरेन पॉलिसी पहले न्यूट्रल हुआ करती थी। लेकिन अभी इंडिया के अंदर नई फॉरेन पॉलिसी आ गई है, जैसे हम लोग क्वाड का मेंबर बन गए हैं। अभी हम लोग खुल के चाइना के अगेंस्ट में बात कर सकते हैं इंटरनेशनली। पहले हम लोग ऐसा नहीं करते थे, है ना, पर्दे के पीछे करते थे। अभी इंडिया इनडायरेक्टली और कई बार डायरेक्टली भी चाइना को टारगेट करने लगा है। तो जब इंडिया की पॉलिसी में चेंज आया है तो दूसरी कंट्री की पॉलिसी में भी चेंज आ गया है। तो इंडिया ऐसी कंट्रीज को ढूंढ रहा है जो इंडिया के जैसा सोचते हैं, और उसके लिए है डेमोक्रेसी बड़ा कॉमन फैक्टर हो जाता है। अब इटली के अंदर भी डेमोक्रेसी है, इंडिया के अंदर भी डेमोक्रेसी है, जापान के अंदर भी डेमोक्रेसी है। तो जो लाइक माइंडेड कंट्रीज है ना, जिनकी सेम वैल्यूज हैं, है ना, और जिनके सेम चैलेंजेस हैं, उनके साथ इंडिया पार्टनरशिप करना चाहता है अगेंस्ट चाइना, जैसे चाहे वो ट्रेड को लेके हो चाहे सिक्योरिटी के लेके हो। अब इटली भी इंश्योर करना चाहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो है वो ट्रेड पीसफुल रहे, नेविगेशन पीसफुल रहे। तो कुछ कॉमन इंटरेस्ट है इन कंट्रीज को लेके के, जिसको लेके इंडिया और जापान और इंडिया के बीच में ट्राइलेटरल एक इस तरह का अभी एक मीटिंग हुई है। बेसिकली कोई बहुत ज़्यादा कंक्रीट चीज़ नहीं हुई है, जस्ट एक कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था। कॉन्फ्रेंस कॉल पे इन्होंने आपस में बातचीत किया है, और जिसने भी एडिटोरियल लिखा है वो थोड़े से ओवर एक्साइटेड हो गए, इसके लिए उन्होंने एडिटोरियल डाल दिया है। कुछ बहुत कंक्रीट नहीं हुआ इसमें, मैं तो वैसे आपको बता रहा हूँ। चलिए, इटली की फॉरेन पॉलिसी आपको मैंने बता दिया। पहले ये साइलेंट हुआ करता था, इसका ज़्यादातर फोकस अटलांटिक सी पे हुआ करता था, ठीक है, ज़्यादातर फोकस अटलांटिक सी पे ही हुआ करता था। लेकिन अभी इसका फोकस जो है इंडो चाइना उसके ऊपर भी थोड़ा सा आ गया है। चैलेंज जो है वो चाइना की तरफ से चैलेंज आ रहे हैं नए नए, चाइना काफ़ी अग्रेसिव हो गया है। कॉम्पिटिटिव पॉलिसी जो है चाइना की, देखिए चाइना अपना प्रोडक्ट जो है ना वो पूरी दुनिया भर में डंप करता है। बहुत सारे प्रोडक्ट चाइना यूरोप के अंदर भी डंप करता है। जो अनफेयर प्रैक्टिस हैं
इतने सस्ता सामान बनाता है चाइना कि यूरोप का ट्रेड डिसबैलेंस हो गया है। ठीक है, उसको लेके भी चाइना इटली जो है थोड़ा सा कंसर्न है। ह्यूमन राइट वायलेशन होता है जी काफ़ी ज़्यादा चाइना में। अगर आप जिंगजियांग प्रोविंस की बात करो, है ना, तो ऊबर जो मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ करता है चाइना, जिसको लेके इटली जो है वो काफ़ी मतलब परेशान है। और इटली ने जो है यूरोपियन यूनियन में भी ये चीज़ बोली है कि हमें चाइना की तरफ ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन होता है। हालांकि यूरोपियन कंट्रीज ये मानती है कि इंडिया के अंदर भी ह्यूमन राइट वायलेशन होता है काफ़ी ज़्यादा, कश्मीर में स्पेशली और नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन स्टिल चाइना में हमसे थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इंडिया जापान और इटली के बीच में जो है एक स्ट्रेटेजिक फ्यूचर में हम लोग बना सकते हैं एंटी पायरेसी ऑपरेशंस। एंटी पायरेसी ऑपरेशन देखा का मतलब क्या होता है, जैसे ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे इंडिया और जापान, ठीक है, ऑलरेडी जो है यहाँ पे हम लोग एंटी पायरेसी ऑपरेशंस करते हैं। पायरेसी का मतलब ये होता है कि जो भी शिप्स वगैरह होते हैं ना, जो तेल वगैरह लेके इधर से आते हैं मिडल ईस्ट से, वो यहाँ पे किडनैप, उनको जो है यहाँ पे जो पायरेट होते हैं वो किडनैप कर लेते हैं, उनको लूट लेते हैं। तो उनसे उनके लिए एंटी पायरेसी ऑपरेशन इस एरिया में ऑलरेडी इंडिया और जापान ऑपरेशन करते हैं। तो हो सकता है अभी फ्यूचर में इटली भी इनके साथ मिलकर इस तरह के ऑपरेशन इस एरिया में करें, जो कि इनको करना भी चाहिए। इससे इनके रिलेशनशिप मजबूत होंगे, है ना, ये इनका मानना है एंटी पायरेसी ऑपरेशंस। और G20 की मीटिंग अभी इटली में होगी और उसके बाद नेक्स्ट 2023 में G20 का प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया को बनना है। तो यहाँ पे भी इंडिया काफ़ी अच्छे स्टेप ले सकता है और इटली के साथ मिलकर कोलैबोरेशन कर सकता है। तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा इनके बीच में अभी तक हुआ नहीं है। लेट्स सी फ्यूचर में कुछ खास चीज़ें होंगी यहाँ पे। चलिए अगली बात करते हैं कंदाहार से। देखिए भैया, एक चीज़ होती है एम्बेसी, है ना, और एक होता है कॉन्सुलेट। जो एम्बेसी होती है ना, वो हर कंट्री की कैपिटल में होती है, मतलब 99.9% टाइम। जैसे इंडिया की एम्बेसी वो जो है कैपिटल में है, तो मेजर ऑफिस काबुल में है एम्बेसी। लेकिन जो एम्बेसी की कुछ छोटी छोटी ब्रांच होती हैं जिन्हें कॉन्सुलेट कहा जाता है, वो जो है दूसरी सिटी में भी हो सकती हैं। जैसे कंदाहार में है हमारा कॉन्सुलेट था। जैसे कंसुलेट ये लोग क्या करते हैं, जैसे टूरिस्ट किसी को वीज़ा अगर लेना है, कि कोई अगर स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके ग्रीवांसीज जो होते हैं, है ना, यहाँ से अफगानिस्तान से बहुत सारे लोग इंडिया में आते हैं, मेडिकल टूरिज्म पे आते हैं। तो उनको फैसिलिटी देने के लिए दूसरी छोटी छोटी मतलब सिटीज़ के अंदर भी कॉन्सुलेट बनाए जाते हैं, लेकिन मेन एम्बेसी वो काबुल के अंदर में ही होती है। तो कॉन्सुलेट एक छोटी, आप कह सकते हो, ब्रांच टाइप का होता है। तो इंडिया का कॉन्सुलेट था कंदाहार में। अभी इंडिया ने यहाँ से अपने जितने भी ऑफिसर्स थे कंदाहार से निकाल के उनको काबुल लेके आए गए हैं। क्यों निकाला गया वो आप सबको पता है, क्योंकि भैया तालिबान, अभी तालिबान जो है वो कंदाहार के आसपास यहाँ पे लड़ाई हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए कहीं ऐसा ना हो कि वो कंदाहार के ऊपर भी कंट्रोल कर लें, तो उससे पहले इंडिया वालों ने अपने सारे ऑफिसर्स को निकाल के काबुल में ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी ये आपको ग्रीन, डार्क ग्रीन में नजर आ रहा है, इन यहाँ पे तालिबान ऑलरेडी कंट्रोल कर चुका है, ऑलरेडी कंट्रोल कर चुका है ना। और जहाँ पे ये थोड़ा लाइट ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, यहाँ पे कंट्रोल, इनकी लड़ाई चल रही है। और जो ग्रीन वाला है यहाँ पे अभी गवर्नमेंट का कंट्रोल है, लेकिन पता नहीं कितने दिन तक रहेगा, ये भी तो नहीं पता है ना। और यहाँ पे एक जगह है पाकिस्तान में जिसे कहा जाता है क्वेटा। क्वेटा है भैया, ये दुनिया भर के टेररिस्ट लोगों की पंचायत घर है। सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, दुनिया भर में ऑपरेशंस करके और क्वेटा के अंदर आके खड़े हो जाते हैं। जो अल कायदा था उसका सेंटर भी, उसके भी बहुत सारे टेररिस्ट यहीं पे रहते थे। तालिबान के भी जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो भी क्वेटा के अंदर ही रहते हैं। और क्वेटा में आपको पता है कि स्कूल के ऊपर अटैक हुआ था जिसमें बहुत सारे बच्चे मारे गए थे पाकिस्तान में, है ना। तो ये क्वेटा भी बहुत सेंसिटिव जगह है पाकिस्तान के अंदर। तो और ये कंदाहार भी इसके बिल्कुल पास में पड़ता है। और आपको ये भी पता है कि तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट करता है ना, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो बस एक यही न्यूज़ थी कि कंदाहार से हम लोगों ने अपने ऑफिशियल्स को निकाल के अभी काबुल में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन ख़राब हो गई है ऑलरेडी। और वो आपको पता है कि तालिबान वाले जो है इंडिया को पसंद करते नहीं है, वो इंडिया का अगेंस्ट में है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें किडनैप कर लें, ऐसा कुछ कर लें, तो इस चक्कर में हम लोगों ने पहले ही प्रिकॉशनरी स्टेप्स यहाँ पे ले लिए हैं। चलिए जी, अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है पोटेंशियल ऑफ यूथ। देखिए भैया, यूथ के अंदर बहुत पोटेंशियल होता है ना, लेकिन वो पोटेंशियल बर्डन भी बन जाता है ना। अगर आप उनको स्किल नहीं दोगे, अगर आप उनको एजुकेशन नहीं दोगे, तो वही पोटेंशियल बर्डन में भी क्रिएट हो सकता है। तो एक जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है ना, वो डेमोग्राफिक बर्डन में भी जो है वो कन्वर्ट होने में देर नहीं लगती है। आप अपने यूथ को एजुकेशन दीजिए, स्किल्स दीजिए, फिर देखिए इकोनॉमी कहाँ जाती है ना। तो चलिए, आपको पता है कि 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया था।
इसकी शुरुआत हुई थी 1988 में, 1989 में यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसकी शुरुआत की थी। यूएनडीपी की रिपोर्ट है इंडिया के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, जिसका ये कहना है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अब इतनी जल्दी कम हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंडिया में, कि इंडिया में जो पॉपुलेशन स्टेबिलिटी है ना वो 12 साल पहले ही आ जाएगी। जैसे अगर इंडिया में पहले 2060 का टारगेट था पॉपुलेशन स्टेबिलिटी का, तो अभी वो जो है 2048 में ही स्टेबल हो जाएगा। इंडिया में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 चाहिए, सभी को 2.1 चाहिए। इंडिया में मोस्टली स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें ऑलरेडी 2.1 से कम हो गई है। अभी जैसे आपका बिहार है, यूपी है, ये कुछ झारखंड, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे 2.1 से ज़्यादा चल रही है। अदरवाइज इंडिया में अभी पॉपुलेशन कंट्रोल होने के हम लोग काफ़ी क्लोज हैं। ठीक है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड इसको हम लोग बोलते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया में 62% पॉपुलेशन जो 15 से 59 ईयर्स के बीच में है, 62% पॉपुलेशन, जो बहुत ज़्यादा है। और ये 15 से 59 बहुत क्रूशियल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये डिपेंडेंट नहीं है भैया, ये अर्निंग है, ये प्रोडक्टिव एज होती है ना। इसमें आप लेबर मार्केट में जाते हो, आप प्रोडक्शन करते हो, आप जीडीपी में पार्टिसिपेशन करते हो। तो क्योंकि देखिए इंडिया में 62% पॉपुलेशन जो है इस एज के बीच में होती है, इसका मतलब इंडिया में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बहुत दिनों तक नहीं रहने वाला है, क्योंकि पॉपुलेशन जल्दी कंट्रोल हो रही है। पहले हम सोचते थे कि इंडिया में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना वो 2050 तक चलेगा, 2050 तक इंडिया यंग रहेगा। लेकिन अभी क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा जल्दी कम हो रही है, इसलिए ये काफ़ी नैरो हो गया है। तो इंडिया के पास ज़्यादा समय नहीं है, बहुत समय तक इंडिया यंग नहीं रहने वाला है। धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन की जो एज है वो बढ़ने लगेगी, है ना। तो इसीलिए हमें जो अपना यूथ है, आज जो यूथ है, जो जवान बच्चे हैं, जो स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, उनको उनकी वेलफेयर की ज़रूरत है। ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का देखिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बेस्ड ऑन द एज ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब किसी कंट्री के में कितनी एज है पॉपुलेशन की, उसके हिसाब से उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को कहा जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। जो यूथ लोग होंगे, अगर वो एजुकेटेड होंगे, अगर वो हेल्दी होंगे, तो वो प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ती है, और अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो जीडीपी बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है तो ओवरऑल ग्रोथ भी बढ़ता है। ठीक है, ये होता है यंग पॉपुलेशन। जैसे लेकिन आपको मैंने पहले ही बता दिया, अगर आप उनको एजुकेशन नहीं दोगे, अगर वो हमारी पॉपुलेशन हेल्दी नहीं होगी, तो क्या वो डिविडेंड दे पाएंगे? नहीं भैया, वो बर्डन में क्रिएट हो जाएंगे, बर्डन। ठीक है, चलिए देखिए, कोविड-19 से पहले इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम था वो पहले ही काफ़ी अंडर फंडेड था। इंडिया में जो 3.8%, जो वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि 3.8% अपनी जीडीपी का हम लोग खर्चा करते हैं किसके ऊपर? एजुकेशन के ऊपर, जो काफ़ी कम है। वर्ल्ड में जो वर्ल्ड एवरेज है ना वो भी 4.5 के आसपास है। तो वर्ल्ड एवरेज से भी कम हम लोग एजुकेशन पे खर्चा करते हैं अपनी जीडीपी का। और अगर ऊपर से क्वालिटी देखो तो भैया वो तो बहुत ही घटिया है। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी वन ऑफ द पुअरेस्ट इन द वर्ल्ड। जितने भी, कई बार ऐसे सर्वे आते हैं कि 50% से ज़्यादा बच्चे जो 10th स्टैंडर्ड में हैं उनसे 5th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस भी जो है सोल्व नहीं हो पाते हैं। इतनी ज़्यादा क्वालिटी की हमारे यहाँ पे कमी है एजुकेशन में। और ये तो पहले की बात कर रहा हूँ, कोविड-19 पे तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कितना इंपैक्ट पड़ा होगा। स्कूल्स बंद पड़े हुए हैं, है ना। तो ये कोविड-19 के इंपैक्ट का यहाँ पे दिखा रखा है कि कोविड की वजह से जब स्कूल्स कॉलेज बंद हो गए हैं तो इंडिया में 32 करोड़ बच्चे इंपैक्ट हुए हैं, क्योंकि स्कूल बंद हो गए हैं, जिनमें से 15 करोड़ लड़कियां हैं। इनमें से बहुत सारी बच्चियां जो हैं, लड़कियां, गर्ल्स जो हैं, उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया है। और मतलब अब 99% मान के चलो कि जिन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया है वो दोबारा स्कूल को रीजॉइन तो नहीं करेंगी, ऐसा भी आप मान सकते हो। तो गर्ल एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए। कोविड-19 की वजह से इंपैक्ट तो सबके ऊपर हुआ है, लेकिन गर्ल्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। और ये जो स्कूल बंद हुए हैं ना, इसका इंपैक्ट मेंटली भी पड़ा है, मेंटली भी इसका इंपैक्ट पड़ा है। तो कई ऐसे सर्वेस किए गए जिसमें देखा गया है कि 17% बच्चे स्कूल्स जब से बंद हुए हैं उनको एंग्जाइटी और डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम हो गई है। किसने कहा है ये? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है। उन्होंने सर्वे किया है, रिसर्च किया है, और ओवरऑल लाइफ भी इंपैक्ट हो गई हैं। देखिए, स्कूल हम लोगों ने क्यों बंद किए हैं? क्योंकि अगर स्कूल खोलेंगे तो वायरस का ट्रांसमिशन हो जाएगा, एक बच्चे से दूसरे में जो है वायरस फैल सकता है, बच्चे बीमार हो सकते हैं, उनकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए तो स्कूल बंद किए हैं ना। लेकिन स्कूल को बंद करना भी सॉल्यूशन नहीं है, और स्कूल को खोलेंगे तो ट्रांसमिशन होगा, वायरस फैलेगा। इसलिए इनके पीछे बैलेंस बना के चलने की जरूरत है। ऐसा सिस्टम डेवलप कीजिए कि स्कूल भी खुले रहें,
बच्चों को एजुकेशन भी मिलती रहे और ट्रांसमिशन भी ना हो। ऐसा सॉल्यूशन आप सजेस्ट कर सकते हो कैसे? देखिए, पहले तो वैक्सीनेशन। स्कूल में जो टीचर होते हैं या स्कूल में जो दूसरा स्टाफ होता है ना, तो उनकी आप जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करवाइए। ये आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। आप एजुकेशन को डिसेंट्रलाइज कीजिए, मतलब उसको कम्युनिटी लेवल पे लेके जाइए, है ना। जैसे मान लो कोई 5-7 गांव होते हैं, अब उन गांव में मान लो वायरस का केस नहीं है और उसको कंटेन कर दिया गया है, तो यहाँ पे तो आप स्कूल खोल सकते हो, है ना। छोटे छोटे कस्बों में आप स्कूल खोल सकते हो, छोटे छोटे तालुका में खोल सकते हो। तो आपको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, वहाँ के जो ग्राम पंचायत है, जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, उनको पावर देनी पड़ेगी रादर देन लाइक लार्जर स्टेट या सेंटर को। ये आप कर सकते हो। उड़ीसा का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। उड़ीसा में कुछ कम्युनिटी स्कूल्स खोले गए हैं, जिसमें कुछ एरिया के बच्चे आपस में आते हैं, जिस एरिया में केस नहीं है वो खुली जगह में आते हैं, उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हैं, मास्क वगैरह लगाते हैं, उनको स्कूल दिए गए हैं। तो उनको महीने में जो है 10-12 दिन बुलाया जाता है, टीचर आते हैं और उनको पढ़ाते हैं। आप इस तरह के मॉडल को भी फॉलो कर सकते हो, उड़ीसा वाले मॉडल को। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को कंबाइन कर सकते हो, है ना। कभी उनको आप ऑनलाइन क्लासेस दीजिए और जब भी लगेगा केस कम हो गया तो ऑफलाइन क्लासेस दीजिए, वो आप कर सकते हो। जैसे किसी स्कूल में जो केबल टीवी होता है, आप केबल टीवी के थ्रू बच्चों को स्कूल में बुलाइए और केबल टीवी के थ्रू उनको एजुकेशन दे सकते हो। जैसे प्रसार भारती एक टीवी चैनल होता है, इसमें बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस यहाँ पे अपलोड की जाती हैं और बच्चों को दिखाया जाता है ना। आप वो भी चीज़ें कर सकते हो। देखिए, इस तरह के सॉल्यूशन आपका एग्जाम में सजेस्ट करने पड़ते हैं, आपको करने भी चाहिए, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें हैं। और भी देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। जो गर्ल्स स्कूल से ड्रॉप आउट हो गई हैं, तो उनकी अर्ली मैरिज वाली प्रॉब्लम भी हो जाएगी, क्योंकि पेरेंट्स जब एक बार जो गर्ल्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं तो उनकी जल्दी मैरिज करवा दी जाती है। तो अर्ली मैरिज की भी यहाँ पे समस्या होने वाली है। और देखिए, कोविड-19 की वजह से पहले ही लोगों के जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं रही, गरीबी आ गई है, पॉवर्टी। और पॉवर्टी जो है वो चाइल्ड मैरिज से डायरेक्ट रिलेशन होता है। पॉवर्टी बढ़ेगा तो चाइल्ड मैरिज भी बढ़ेगा, चाइल्ड मैरिज बढ़ेगा तो जो गर्ल्स होती है उनकी हेल्थ के ऊपर जो है खराब इंपैक्ट पड़ता है, उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। और जब गर्ल्स की डेवलपमेंट नहीं होगी तो ओवरऑल सोसाइटी की भी डेवलपमेंट नहीं होगी। तो सीधा सा फर्क है यहाँ पे। और ऊपर से वायलेंस भी हो सकता है ना। और ट्रैफिकिंग की, जब से कोविड-19 हुआ है तब से ट्रैफिकिंग के केस भी बढ़ गए हैं, है ना। और डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ गया है। तो ये भी सारी की सारी प्रॉब्लम है ना यहाँ पे। तो इसका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है? देखिए, कोलैबोरेटिव एफर्ट ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं और जो सिविल सोसाइटी है, जैसे सिविल सोसाइटी में आप मान सकते हो जैसे मीडिया होता है ना, एनजीओ होता है, जो थिंक टैंक्स होते हैं, ये सब आपस में मिलके जो है कोलैबोरेशन कर सकते हैं और एक कोई अच्छा सा सोल्यूशन यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसमें कोई मिड डे मील जो है कई मायनों में इंपॉर्टेंट होता है। मिड डे मील की वजह से एक तो स्कूल में अटेंडेंस बढ़ती है, और मिड डे मील की वजह से बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड मिलता है ना, पौष्टिक आहार मिलता है, उनको न्यूट्रिशन वाला फूड मिलता है, उनकी कैलोरी इनटेक पूरा होता है। जो गरीब आदमी है अपने बच्चों को स्कूल में इसलिए भेजते हैं कि कम से कम एक टाइम तो उनके बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा। और जब न्यूट्रिशियस फूड मिलता है तो ये बच्चे ज़्यादा अच्छा ग्रो करते हैं फिजिकली और मेंटली। और जब ये फिजिकली और मेंटली ज़्यादा ग्रो करेंगे तो ये ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो जीडीपी ग्रोथ होगा। तो ये मिड डे मील का ना बहुत लार्ज स्केल इंपैक्ट भी होता है ना। तो ये आपको सोचना चाहिए कि मिड डे मील हम लोगों ने अभी बंद कर दिया है तो इसका क्या क्या इंपैक्ट हो, इसको हम लोग दोबारा चालू कर सकते हैं। और लड़कियों के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, गर्ल्स के ऊपर, है ना। क्योंकि देखिए, गर्ल्स के जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट है ना, वो स्कूल में दिए जाते थे बच्चों को। अभी क्योंकि स्कूल बंद हो गए हैं तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो गई है। तो गर्ल्स, क्योंकि अभी हाइजीन वाला फैक्टर भी काम करता है, और क्योंकि स्कूल बंद होने की वजह से जो गर्ल्स की हेल्थ के ऊपर भी खराब इंपैक्ट पड़ेगा, वो सारी की सारी चीज़ें। तो आप क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन क्या हो सकता है? जो स्कूल के जो टीचर थे, पहली बात ये पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होने चाहिए। तो जो लोकल जो हेल्थ वर्कर्स है ना, आशा वर्कर्स या हेल्थ वर्कर्स, उनके साथ मिलके ये घर घर जा सकते हैं और गर्ल्स के एजुकेशन के लिए लोगों को अवेयर कर सकते हैं, और उनको जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स थे वो भी अवेलेबल करा सकते हैं, है ना। ये एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन यहाँ पे नजर आता है। आप एक हेल्पलाइन शुरू कर सकते हो स्पेशली फॉर गर्ल्स, जहाँ पे वो फोन करके अपनी प्रॉब्लम बता सकें और जब अपनी फीडबैक दे सकें, और जब तभी तो सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो आप ये भी कर सकते हो। तो कंक्लूजन में आप यही निकालोगे कि जो दूसरी कंट्री ने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाया है, स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जैसे सिंगापुर, है ना, मलेशिया, तो यही फायदा हम भी उठा सकते हैं। लेकिन उसके लिए अपनी यूथ को आपको एजुकेशन देना पड़ेगा, उनको स्किल देना पड़ेगा। तो आप इस यूथ के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि यूथ अगर हेल्दी होगा, एजुकेटेड होगा, तभी इंडिया का ब्राइट फ्यूचर होगा। अगर यूथ ऐसे ही एजुकेटेड हेल्दी नहीं होगा, स्किल नहीं होगा, तो भैया क्या करे, वो टिकटॉक पे वीडियो ही बनाएगा, और टिकटॉक पे वीडियो बना के फ्यूचर थोड़ी ब्राइट होगा, ना उसका होगा ना देश का होगा। तो आप उनको एजुकेशन दीजिए,
आप उनको हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ दीजिए, उनको स्किल्स दीजिए, ताकि वो अपना जो कंट्री की जो ओवरऑल प्रोडक्शन है उसके अंदर पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर सकें, है ना, और कंट्री का पूरे ओवरऑल ग्रोथ हो सके। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आप भी जो है स्किल्ड बनिए, एजुकेटेड बनिए और हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।